नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई चमत्कार क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित से जो अनसॉल्व्ड पेपर आता है, दोस्तों कक्षा 10 गणित का जो अनसॉल्व्ड पेपर आता है, ठीक है, उसी का प्रश्न मैं पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। और यह कौन सा होगा दोस्तों, यह 2017 का जो अनसॉल्व्ड पेपर होगा वह 2017 में का होगा, ठीक है ना। तो अनसॉल्व्ड पेपर का जो प्रश्न होगा वह जो 2017 में जो पूछा गया था वही प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रश्न पहला क्या है, ठीक है। प्रश्न पहला है दोस्तों, समीकरण 4 + 5x + 2x² = 0 के मूल होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन है दे रखा है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। 4 या 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देता है। तो अभी मैं अनसॉल्व्ड पेपर का जो प्रश्न 2017 में जो पूछा गया था वही मैं बता रहा हूँ। तो शुरू वाला जो प्रश्न होता है ना वह ऑब्जेक्टिव होता है, तो वही है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया परमेय और बराबर, दूसरा का दिया परमेय और असमान दिया, ठीक है। तीसरा का अपरमेय, डी वाला वास्तविक नहीं, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, कैसे पता चलेगा कि इसका जो भी मूल है वह परमेय और बराबर होगा या परमेय और असमान होगा या अपरमेय होगा या वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, लिखेंगे क्या, 4 + 5 + 2x² बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसका मूल परमेय और बराबर, परमेय और असमान, अपरमेय वास्तविक नहीं है, ठीक है। इसका पता करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। वो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, d = b² - 4ac, ठीक है ना, ठीक है। d = b² - 4ac, इसी फार्मूले पर हम लोग क्या करने वाले, इसे सोल्व करने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए शुरू वाला ये जो ये 2 घात इस पर x² है, ये का मान होता है, इसका जो गुणांक होता है, ठीक है ना। x² का गुणांक जो होता है वह ये का मान होता है हमेशा, और जो x का गुणांक होता है वो हमेशा b का मान होता है, और जिसमें x नहीं हो वह हमेशा c का मान होता है, ठीक है ना। यहाँ पर x नहीं है, ये c का मान होगा, ठीक है। x² का गुणांक मैंने बोला यह a का मान होगा, और x का गुणांक 5 है यहाँ पर, तो वह b का मान होगा। तो वैल्यू पुट अप करिए, तो d बराबर क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा 5, 5 का वर्ग हो जाएगा -4 गुणते यहाँ से 2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो 2 होगा, c का वैल्यू क्या बताया कि इसमें जो c का मान होगा वह होगा जिसमें x नहीं होगा, तो इसमें x नहीं है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। सॉल्व करिए इसे, तो d बराबर क्या होता है 5, 5 का वर्ग 25, 4 दूना 4 चौको 32, तो 32 में से 25 घटाइए कितना बचेगा, d बराबर 32 में से 25 घटाइएगा 10 2 12 7, मतलब 7 बचेगा, माइनस कितना बचेगा 7 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, माइनस का 7 बचेगा। समझ में आ रही बात ना, -7 बच रहा है, तो यहाँ -7 आ रहा है, मतलब d का मान क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो जब d का मान माइनस में आता है तो उसको हम काल्पनिक अथवा अधिकल्पिक कहते हैं, ठीक है ना। मतलब मूलों की प्रकृति अथवा इसका जो मूल होगा वह कैसा होगा, काल्पनिक होगा। तो लेकिन इसमें तो काल्पनिक नहीं दिया है, ऑप्शन में काल्पनिक दिया है, नहीं दिया है। जब नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है ना, तो वास्तविक नहीं लिखा, तो ये वाला ऑप्शन से होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। काल्पनिक आ रहा है तो यहाँ नहीं लिखा है ना, तो ये वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी राइट आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये पहला प्रश्न आपके जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह पहला प्रश्न आपकी जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर दूसरा हल करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तब तक आप इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा देखिए ध्यान से, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, यदि sin थीटा बराबर cosec थीटा, ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन दे रखा है, ठीक है ना, 0 से पाई, मतलब यहाँ पर कंडीशन दे रखा है, ठीक है ना। तो थीटा का मान होगा, मतलब 0 और पाई के बीच में इसका आंसर लाना, कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। ऑप्शन दे रखा पाई, ऑप्शन नंबर बी π/2, ऑप्शन नंबर सी π/4, और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे बताते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले दिया लिख लीजिए, क्या दिया है मेरे भाई, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, sin थीटा बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे आप sin थीटा इक्वल क्या, cosec थीटा, cosec थीटा, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करेंगे दोस्तों, cosec थीटा है तो लिखेंगे sin थीटा इक्वल cosec थीटा को 1 बटा क्या होगा, sin थीटा, सही है ना। cosec थीटा को आप क्या लिखेंगे, 1 बटा के sin थीटा लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, sin थीटा का sin मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा sin² थीटा, ठीक है ना। sin² थीटा इक्वल क्या होगा, 1 होगा।
और आपको पता है कि स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या होगा, करड़ी लगेगा, ठीक है ना, वहाँ पर क्या लगेगा, करड़ी। यानी इसे आप लिखेंगे क्या, साइन थीटा बराबर करड़ी में 1, ठीक है, और करड़ी में 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 आ जाएगा। और मुझे चाहिए क्या, साइन, अरे थीटा का मान चाहिए, हमें चाहिए क्या, थीटा का मान, यहाँ से साइन गायब करना है। तो 1 जो होता है साइन कितने अंश का मान होता है, 90 अंश का मान होता है, ठीक है ना। तो इसे आप क्या लिखेंगे, या इसे आप लिख सकते हैं, या साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन 90 अंश, या क्या लिखेंगे दोस्तों, या साइन π/2, मतलब साइन 90 अंश या साइन π/2 लिख सकते हैं आप, ठीक है। कहने का मतलब समझिए, जो π/2 रेडियन है और ये डिग्री है, π/2 क्या रेडियन है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, साइन से साइन कटा तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 90 अंश या π/2, ठीक है, ये आंसर होगा। तो हमें रेडियन में दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, पाई तो सही आंसर है नहीं, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, मैच करा है भाई, ऑप्शन नंबर बी मैच करा है, तो π/2 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, 90 अंश जो डिग्री है, इसको तो आप जानते हैं, जो डिग्री है इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर डिग्री होगा, जैसे 90 अंश है, इसको रेडियन बदलना है तो हमेशा π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, हमेशा π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है, हमेशा π/180 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 0 से 0 कटा, 9 कम 9 दूना के 18, मतलब π/2 आ गया, समझ में आ रही बात ना। तो कोई भी डिग्री होगा उसके रेडियन बदलने के लिए, उसको रेडियन बदलेंगे हमेशा π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, आप बता दें प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर तीसरा बताते हैं, ठीक है ना दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा कैसे हल होगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा बन लिया दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 क्या है, किसी पूर्णांक यम के लिए, ठीक है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम संख्या जिस रूप की होती है वह होगी, मतलब इसका रूप पूछ रहा है, ठीक है। सम संख्या जिस रूप की होती है वह है कौन सा, ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है यम, दूसरा का ऑप्शन m+1, और तीसरा का ऑप्शन 2m है, और तीसरा का क्या है, अरे चौथा क्या है, चौथा क्या है दोस्तों, 2m+1 है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यम है, ऑप्शन नंबर बी m+1, ऑप्शन नंबर सी 2m, ऑप्शन नंबर डी 2m+1 है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर जो होगा दोस्तों मैं आपके बता दे रहा हूँ। करा किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम संख्या जिस रूप की होती है वह होगी। तो सम संख्या के लिए उसका जो रूप होता है दोस्तों याद रखिएगा, वह 2m होता है, क्या होता है, 2m। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस रूप की होती है, 2m के रूप की होती है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, m की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ p भी आ सकता है, s भी आ सकता है, t भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब इस रूप की होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 3 तक प्रश्न को हल किया, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि ये वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।